मॉर्निंग को, ये है मेरे पास वो मैगजीन, जरा ध्यान से देखें। और संडे मॉर्निंग को हम देख रहे हैं मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है। अब इस टाइमिंग पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये टाइमिंग बताती है कि आरएसएस चाहती है कहीं ना कहीं कि पूरा ठप्पा ना दिखाई दे नरेंद्र मोदी पर हमारा, जो कि इस मैगजीन ने शायद दिखाने या दर्शाने की कोशिश की। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, एक प्रिंट मीडियम का अखबार उठाकर अपनी स्टोरी बनाए, मुझे लगता है इसकी इन दोनों की सोच में अंतर है। आउटलुक मैगजीन का अपना नजरिया है और हम सब जानते हैं वो क्या है, उसकी हम उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता है हमको। और दूसरा, आपका जो नजरिया है, आप अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन आउटलुक ने क्या किया उसका जवाब मैं आपके चैनल पे दूं, आवश्यक नहीं है। मैं आउटलुक का सवाल ही नहीं पूछा सर। मैं संजय जी, आप प्लीज मेरे क्वेश्चन को मैं चाहूंगा नहीं कि बिल्कुल मिसकंस्ट्रू किया जाए या डिस्टॉर्ट किया जाए। मेरा सवाल यह है, द टाइमिंग, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जिस तरीके से टाइमिंग हुई है, टाइमिंग जो बयान की टाइमिंग है, वो बयान की टाइमिंग इस आर्टिकल की टाइमिंग से मैच खाती है। क्या ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए टाइमिंग बयान दिया गया? मैं आपसे सीधे सीधे सवाल ये पूछ रहा हूं, इसमें मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं तो आपसे सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसा नहीं, टाइमिंग का एक कॉन्टेक्स्ट जो आप ले रहे हैं ना, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं वो किसी मैगजीन के कवर पेज के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ये कहीं नहीं तय हो सकता है कि अखबार ने कुछ निकाला है। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोग्राम में दिए गए बयान की बात कर रहा हूं संजय जी। अगेन आप मुझे मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं, मैं प्रोग्राम में दिए बयान की बात कर रहा हूं। नहीं, न प्रोग्राम होता, न बयान होता, न डिस्कशन होता। तो ये जो प्रोग्राम हमारे तय होते हैं या आरएसएस के तय होते हैं या अखबार वालों के हिसाब से नहीं होते, या कवर स्टोरीज के हिसाब। मैं ये कहने की कुछ। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई क्या मोदी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, मुझे तो लगता ही नहीं कि इस पे कोई विवाद है। ये तो आज हम ही नहीं, हमारी ऑपोजिशन पार्टी के लोग मानते हैं, आरएसएस क्यों नहीं मानेगी? और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। क्या कोई बच्चे के बढ़ने से किसी पिता या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान या उसको क्षति या उसको डर होगा? और तीसरी बात यह है कि आफ्टरऑल आदमी तो एक ही चलाएगा ना, पीएम तो एक ही हो सकता है, लीडर तो एक ही होगा। नहीं सर, तो फिर आज का ये हमें राजनीति, हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, तो फिर इस बयान को आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ना आपको, इस बयान को अगर आप देखिए, आरएसएस के काम और बीजेपी के काम और हमारी पर्सनालिटीज और हमारे प्रिंसिपल्स को देखकर आप चले, तो हम लोग तो वो बिल्कुल बयान ठीक है। ये उनका काम नहीं है, उनका काम अपनी सोशल संस्था और जो आरएसएस के जो आइडियल्स हैं उन पे काम करना है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को एक लीडर देना है, उसे प्रोजेक्ट करना है, ये हमारा काम है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एकदम भिन्न है? माफ कीजिए, दोबारा कहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एकदम भिन्न है, आरएसएस का कोई सपोर्ट नहीं है इलेक्शन में? नहीं, देखिए, फिर आप देखिए, कई बार मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका रोल सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए अलग है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनको कोई मजबूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी में एक आदमी उछाला जाए, उसको पीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है कि हम लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, तगड़ी लीडरशिप, एक लीडरशिप जिसमें लोगों को भरोसा है, वो प्रदान करें। जब वो लीडर तय हो जाए हमारी जो प्रक्रिया है उस मैकेनिज्म से, फिर हम उसे प्रोजेक्ट करें। अगर हम उसे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो लोग, और वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, इसको प्रोजेक्ट करें। जब ये तय हो जाता है तब लोग जाकर वोट डालते हैं। इस प्रक्रिया में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। अब रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट तो कई ऑर्गेनाइजेशन का, कई और ऑर्गेनाइजेशन को है। और हम कहां कह रहे हैं, मैंने तो आपको कहा कि वो प्रचारक रहे हैं, मोदी जी प्रचारक रहे। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं जयवीर शेरगिल नॉट कर रहे हैं और उनको कुछ कहना है। मैं जयवीर आपके पास आ रहा हूं और हमारे साथ और भी दो मेहमान हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर नमो नमो से क्यों चिढ़ गई बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। और चिड़ी भी है कि नहीं चिड़ी है, ये अपने आप में एक सवाल है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है? ब्रेक के बाद। नमो नमो से क्यों चिड़ी आरएसएस, यहां पर एक सवाल है और वाकई में चिड़ी भी है कि नहीं चिड़ी है, ये अपने आप में एक सवाल है। हमारे साथ जयवीर शेरगिल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, संजय कौल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ प्रकाश शर्मा है जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, राकेश कुमार आर्या नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू महासभा। अभी तक आपने जो भी शो में सुना, संजय कौल जी का यह कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां पर कंस्ट्रू किया जा रहा है। आरएसएस किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, हां बीजेपी की बात है तो एक उसका एक अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, लेकिन व्यक्ति विशेष में ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बयान को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है।
जयवीर शेरगिल, अभी तक आपने डिस्कशन में जो भी सुना, आपका टेक। निशान जी, 5-6 शॉर्ट पॉइंट कहने चाहूंगा। सबसे पहले, हम सब जानते हैं आरएसएस और बीजेपी एक है, तो मैं इस कमेंट को आरएसएस का कमेंट नहीं, बीजेपी के वो सब इंपॉर्टेंट लीडर्स जो आज नेग्लेक्टेड फील करते हैं उनका कमेंट कहूंगा। दूसरा, इस इवेंट को हमें बाकियों से लिंक करना चाहिए। इन्होंने सही कहा, हर माता पिता को जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस पर गर्व होता है, पर जब बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है उस पर गर्व नहीं होता। केशुभाई पटेल, एलके अडवाणी, एमएम जोशी, सुषमा स्वराज जी का, इन सबको एक टोटैलिटी में देखना चाहिए। तीसरा, नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में 2-3 अहम स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हुई हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम नहीं थी। पहली, कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट चला गया, व्यक्ति विशेष हो गया। कलेक्टिव ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चला गया और सिर्फ वन मैन डिसीजन मेकिंग हो गया। तीसरा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से भारतीय मोदी पार्टी हो गई। आप कहीं भी बोर्ड देख लीजिए, आ रहा है मोदी की सरकार। सरकार बीजेपी की है, मोदी कैंपेन है, ये भूल जाते हैं। ये 500 से ऊपर सीटों पे केवल मोदी नहीं लड़ेंगे, बाकी कैंडिडेट्स भी लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इनको अपने ही कैंडिडेट से भय हो गया है, क्योंकि कमल का फूल बिल्कुल गायब हो गया है। किसी भी रैली में देख लीजिए, किसी भी इनकी पार्लियामेंट्री जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है उसमें देख लीजिए, तो अब एक आदमी पूरी आरएसएस हो जो उनकी फाउंडिंग पार्टी थी, या सुषमा जी हो या जोशी जी हो या एलके अडवाणी है, इतना भारी हो गया है कि अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनके प्री पोल अलायंसेस देख लीजिए, रामविलास पासवान जो जिनसे इनकी बनती नहीं थी, इनको डेस्परेशन में, पीएमशिप की डेस्परेशन में अपनी आइडियोलॉजी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और प्री पोल अलायंसेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वन मैन फोकस पूरी ही पार्टी को तहस नहस कर रहा है और कर दिया है। आपके जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट मैं सीधे सीधे यहां पर चलता हूं। मेरे साथ प्रकाश शर्मा जी भी हैं और मेरे साथ राकेश कुमार आर्य हैं। आप दोनों का क्या कहना है? सबसे पहले प्रकाश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इस संबंध? मेरा तो एक ये मानना है कि आप जिन बयानों पर चर्चा करा रहे हैं, क्या आपके पास एक भी अधिकृत लाइन है कि ऐसा बोला गया है या क्या बोला गया है? जी, मेरे पास अधिकृत समाज सेवी नहीं, पूरी बात सुनिए पहले मेरी। जी जी जी, पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत झटके, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस प्रकार के बयानों को उछालकर आप अपने चैनल का 1 घंटे का शो तो चला सकते हैं, उससे कोई और लाभ नहीं निकाल सकते। और मुझे लगता है कि आप बयान पर चर्चा कुछ और कराना चाहते हैं और कांग्रेस के मृत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मोदी का जो भय कांग्रेस के अंदर बैठ गया है, कांग्रेस के प्रवक्ता उसको निकालने का काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के भ्रामक बयानों के आधार पर किसी प्रकार की चर्चा करने का ही कोई औचित्य नहीं है। और यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी भूमिका है और इस चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी भूमिका निर्धारित करी है कि देश में 100% मतदान हो, देश के राष्ट्रवादी लोग अधिक से अधिक मतदान करें और इस धर्म युद्ध में कम से कम ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें किसी भी कीमत में जीत कर न आने पाए। एकमात्र यह संदेश हमने तय किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको पूरा करने का काम कर रहा है। इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? आपने कब देखा संघ के लोगों को भाजपा का झंडा लेकर नारे लगाते हुए? मैंने तो कम से कम इतने दिनों में नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बताइए। मैं एक से आपसे जान सकता हूं कि आपकी क्या भावना है, और आप जिस बयानों की, मनगढ़ंत बयानों की बात कर रहे हैं, ये बयान तो बकायदा हर जगह। कोई अधिकृत बयान है क्या? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैड पर कोई बयान जारी हुआ है? कोई आपके पास क्लिपिंग है? कोई उसकी रिकॉर्डिंग है? कुछ है क्या? मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, उसमें लिखा है सूत्रों से, और सूत्रों से न जाने क्या क्या लिख दिया जाता है और न जाने क्या क्या दिखा दिया जाता है। नहीं, मैं सिर्फ आप अपना 1 घंटे का शो तो चला सकते हो। अगर सिर्फ शो चलाना है तो चलाते रहिए, आप भी बोलते रहिए, मैं भी जवाब देता रहूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो चीज वास्तविक न हो उसके ऊपर अनावश्यक चर्चा करके समाज में एक भ्रम फैलाने का काम करना, यह ठीक नहीं है। वैसे आपके हिसाब से वास्तविकता क्या है? आपने भावना की बात की, तो आपकी भावना क्या है? मैंने वास्तविकता बताई ना। संघ ने अपनी भूमिका निर्धारित की है। हर चुनाव में संघ की भूमिका निर्धारित रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया है कि देश में 100% मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान हो। राष्ट्रवादी लोग जो इस सरकार से त्रस्त हैं,
जो आतंकवादियों को छोड़ती है, जो सैनिकों के सर कटने पर कुछ नहीं करती, जो सांप्रदायिक हिंसा विधेयक ला करके इस देश के बहुसंख्यक समाज को उसका गला घोटना चाहती है, ऐसी सरकार दोबारा इस देश में बनने न पाए, इसके लिए राष्ट्रवादी लोग अधिक से अधिक मतदान करें, यह सीधा सीधा संदेश है। ये आपकी भावना है। जयवीर, आप कुछ कह रहे थे? निशान जी, इन्होंने बहुत जोशो फरोश से कहा है कि आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो सिर्फ एक मतदान XYZ। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब इन्होंने एलके अडवाणी अपने बीजेपी के भीषम पितामह को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था, आरएसएस क्यों भाग रही थी मोदी का झंडा लेके? क्यों वो उनको मनाने जा रही थी? बीजेपी के विद इन लीडर्स खत्म हो गए थे। वहां खड़े आप लोगों ने तो लाद के फेंकवा दिया था अपने कार्यालय से बाहर, भूल गए सीताराम केसरी को। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, एक ऐसी पार्टी जिसमें व्यक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, वो आज व्यक्ति की बात कर रहा है। एक खानदान के अलावा कुछ है ही नहीं, जिसमें गांधी के अलावा कुछ है ही नहीं। लोग पानी भर रहे हैं, सिर्फ एक बने महारानी, बाकी सब भरे पानी। वो पार्टी व्यक्तियों की बात कर रही है। क्या बात है? क्या बात कर रहे हो आप किस मुंह से बात कर रहे हो? मैं उस चर्चा में तभी हमने अपना पॉलिटिकल चर्चा में जाना भी नहीं चाहता। मैंने कहा कि भ्रामक बयानों के आधार पर किसी प्रकार की चर्चा न चलाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। कांग्रेस बता रही है व्यक्ति की बात, जिसने जिंदगी में व्यक्ति के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ यह देश को बताइए। सरदार पटेल के साथ आपने क्या किया यह देश को बताइए। सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ यह बताइए। राजेश पायलट के साथ क्या हुआ यह बताइए। यह भी बताइए जरा लोगों को, अगर आप व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। निशान जी, दुर्भाग्य इनका लंबा चौड़ा मैंने लेक्चर भी सुना, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष एक आदमी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ रही है। हम अपनी नीति योजनाओं पे लड़ रहे हैं। 85 से ऊपर रैलियां कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। आज तक अपने अलावा कोई बात की है? कांग्रेस और बाकी पार्टी को तो छोड़िए, अपनी बीजेपी के बारे में कोई बात की है? नहीं। इस इतना शोर मचाना, शोरगुल, क्या आप इसके बारे बताइए, उसके बारे क्या आप झुटला सकते हैं जो सुषमा जी कह रही हैं? क्या आप झुटला सकते हैं जो MM जोशी जी कह रहे हैं? क्या आप झुटला रहे हैं जो RSS का जो आज बयान आया है? बयान पर हो रही थी, उसी बयान तक अपने आप को सीमित रखिए ना। आपने चर्चा बढ़ाई थी, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने या ऑफेंड करने यहां पर नहीं आया हूं। मैं तो ये कहने आया हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा चुनाव में समाज के संदर्भ में अपनी भूमिका रही है, वही भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक के बयान को जिस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। इससे समाचार चैनलों का टाइम तो काटा जा सकता है, समाज में भ्रम नहीं पैदा किया जा सकता। वैसे आपको पता है बयान क्या है उनका? मुझे सब मालूम है। क्या बयान है आप बता दीजिए। मैंने बहुत बार उनको सुना है। संघ की नीति मुझे मालूम है। मैं संघ का जन्मजात स्वयंसेवक हूं, इसलिए मुझे मालूम है संघ क्या करता है। बयान सुनने की मुझे जरूरत ही नहीं है, लेकिन बयान पढ़कर यह मैं बता सकता हूं कि उसमें अनुमान के आधार पर बहुत सी चीजें लिखी हैं। और श्री राम माधव जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि उनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और उससे किस्से कहानियां बनाई जा रही हैं, वो ठीक नहीं है। आप जो बता रहे राम माधव जी का बयान भी हम दिखाएंगे। वैसे मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा प्रकाश जी, आपको बकायदा बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक लगा है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आवाज है, मैं क्या करूं। आपने ऐसी जगह बैठा दिया है, मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है। 15 मिनट आपने धूप में बैठा दिया, आधे घंटे बाद आप मेरे पास आए तो कुछ ना कुछ तो गर्मी चढ़ेगी दिमाग में। चलिए थोड़ा आपने 15 मिनट बैठा दिया था। मेरी आवाज ऐसी है, अब आप चाहते हो मेरी आवाज भी दब जाए? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं, बल्कि हम चाहेंगे आपकी आवाज में और जोश आ जाए। आसपास हमारे चैनल का कोई भी व्यक्ति होगा, इनको कृपया पानी पिलाएं, आवाज में और जोश आना चाहिए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन राम माधव जी का जो बयान आया वो हम आपको दिखाएंगे। बड़ा उसका जिक्र छिड़ा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, सबसे हम अब शो के इस भाग का नाम है आपकी बारी। देश जानना चाहता है कि क्या नमो नमो से चिढ़ गई है आरएसएस? अभी तक जो आपने बयान सुने, सबसे पहले बड़ी देर से हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मैं क्षमा चाहता हूं आपके पास नहीं आ पाया, राकेश कुमार आर्या जी हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हिंदू महासभा। राकेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें बड़ी स्पष्ट बात है। बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया हिंदू राष्ट्रवाद का। एक बात उनकी ओर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आई, धारा 370 को हटाने की बात आई,
समान नागरिक संहिता की बात आई, राम मंदिर निर्माण की बात आई, लेकिन हमने देखा कि बीजेपी सत्ता तक भी पहुंची किंतु उन विषयों पर और उन बिंदुओं पर कोई कार्य नहीं कर पाई। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, मोदी जी की लहर है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी अपनी इन नीतियों पर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है। और मोदी जी के भाषणों को भी अगर देखा जाए तो कहीं पर भी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि वो इन बिंदुओं पर सत्ता में आने के बाद नहीं, मेरा देखिए, मैं आपसे राकेश जी फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या नमो नमो से चिढ़ गई आरएसएस? आपका जवाब। बिल्कुल चिढ़ गई ना। जब इन बिंदुओं को छोड़ करके एक व्यक्ति सारी विचारधारा के ऊपर जा रहा है, पार्टी से ऊपर जा रहा है, और आप देखेंगे कि जो टिकटों में भी वितरण हो रहा है, वहां पर जो लोग कल तक सत्ता से बाहर बैठे हुए थे या पार्टी से बाहर थे, दूसरी पार्टियों से बाहर थे, वो आकर के टिकट की झपट में अपना नंबर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो पार्टी का कार्यकर्ता है या आरएसएस का कार्यकर्ता रहा है, किसी तरीके से बीजेपी में आकर के टिकट लेने की भागदौड़ में लगा हुआ है, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति की सारी बातें वहां पर चल रही हैं। तो ये जो मोनोपोली है, इससे नाराजगी तो होनी ही होनी है। मेरे साथ संजय कौल जी नहीं है, मैं उनका शुक्रिया कहना चाहूंगा, उन्होंने जो भी हमारे लिए वक्त निकाला। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, पहले भी आ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। जो बयान आया मोहन भागवत जी का, उसके बाद मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या नमो नमो से चिढ़ गई है आरएसएस? आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आदरणीय मोहन भागवत जी का इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने प्रतिनिधि सभा में कोई भाषण दिया है प्रतिनिधियों के बीच में, तो मैं समझता हूं घंटे 2 घंटे का भाषण होगा।